बस 2-4 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओके जी, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये जो मैंने आप लोगों को कहा भी था कि नोट्स जो है इंट्रो के नाम से जो पीडीएफ होगी वो है नोट्स। वो इस वाले में भी तीन बेसिकली आप लोगों को बुक के एक्सट्रैक्ट भेजे थे। एक नोट्स था, दूसरा अगर आप लोगों ने लिंक में देखा हो तो टिल मिड तक के वो जो हम लोगों ने कोर्स कवर करना है वो है, और फिर आफ्टर मिड्स है, ठीक है? टिल मिड तक जो है उसमें शायद एक दो चैप्टर और हम लोग ऐड करें, तो फिर मैं आप लोगों को भेज दूंगा जब जरूरत होगी। उसी में जो टिल मिड है उसमें मैंने जो इंट्रो के नोट्स हैं वो भी दोबारा ऐड कर दिए थे ताकि एक ही उसमें रहे। ये वो नोट्स हैं जो कि आप लोगों ने पढ़ने थे और इसके ऊपर आप लोगों का क्विज होना है जुम्मे को, ठीक है? ये वही है, सेम है। अच्छा, इसके बाद जो है वो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगेन दिस इज आज से जितना हम लोग ऑनवर्ड पढ़ रहे हैं इसका जुम्मे को क्विज नहीं है। प्लस जो टेम्पलेट्स आप लोगों को अभी अभी मैंने कैश फ्लो का भी टेम्पलेट भेज दिया, आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का पहले 3 टेम्पलेट भेज दिए थे, चौथा भी भेज दिया। तो ये टेम्पलेट्स को आप लोगों ने बनाना है और अल्टीमेटली आपका इसमें से मैं क्विज भी लूंगा जुम्मे को, ठीक है जी? अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगेन ये बेसिक एंड पे है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तक कवर हो जाना चाहिए था। प्रोसेस क्या होता है अकाउंटिंग साइकिल का? अकाउंटिंग साइकिल का प्रोसेस होता है यू पास, यू एनालाइज, यू रिकॉर्ड थ्रू जर्नल या अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन वेरी स्मॉल बिजनेसेस के लिए। फिर यू मेक टी अकाउंट्स एंड ट्रायल बैलेंस व्हिच इज अनएडजस्टेड बैलेंस, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर अनएडजस्टेड और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कैसे पता लगेगा, फर्क कैसे नजर आएगा? उसका सबसे बड़ा फर्क ये होता है जो कि इनिशियल जो फर्स्ट उसको ट्रायल बैलेंस को देखते ही पता लग जाता है
कि जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है उसमें कहीं पे भी आपको ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं नजर आती। तो क्यों नहीं नजर आती? क्योंकि वो उसकी एडजस्टमेंट हो गई होती है। वो कैसे एडजस्टमेंट होगी वो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में यू विल नॉट फाइंड एनी ओपनिंग इन्वेंट्री, वो इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। और अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से फिर कुछ एडजस्टमेंट पास होती है। वो एडजस्टमेंट कौन सी होती है? वो एडजस्टमेंट्स होती हैं, सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट होती है। इस क्लोजिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट के ऊपर पूरे का पूरा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो हम लोगों ने पढ़ना है। फिर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होती है, इसके ऊपर पूरे का पूरा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, ठीक है। उसके बाद एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स पे है, वो देखेंगे हम लोग, अगर टाइम हुआ तो करेंगे। ये तीनों चीजें हमारी इस चैप्टर में है, ठीक है, इस मिड से पहले के कोर्स में है। फिर इररिकवरेबल डेट्स एंड अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, दिस इज रिसीवेबल्स, दिस शुड हैव बीन डन बिफोर दिस कोर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में। ये एडजस्टमेंट्स है, एक एक एडजस्टमेंट आती है, लेकिन इसके बैक एंड पे पूरे का पूरा कोर्स होता है, पूरे का पूरा चैप्टर होता है, पूरे का पूरा एक टॉपिक है। इनकम टैक्स विल स्टडी आफ्टर मिड, provisions contingent liabilities will study after midterm and even after reporting period, ये भी देखेंगे। ये 8 एडजस्टमेंट्स आती हैं। जब एडजस्टमेंट आ जाती हैं, इससे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो फिर हम लोग जो है वो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होती है IAS 1 के अकॉर्डिंगली, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी या स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी भी से कहते हैं, नोट्स टू द अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो है, ये स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिसमें से 4 स्टेटमेंट्स मैंने आप लोगों को दी है, ठीक है। आज जो हमारा चैप्टर है IS2 इन्वेंट्रीज का। अच्छा, बाय द वे, हम लोग जब आई एम रेफरिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो वी आर नॉट स्टडीइंग अ हार्ड एंड फास्ट स्टैंडर्ड्स, लाइक बहुत डिटेल में हम लोग नहीं पढ़े, जस्ट हम लोग उसका टॉपिक को पढ़ रहे हैं और हम लोग ये टॉपिक देख रहे हैं कि ये किस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर हुआ है, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। क्यों कुछ नहीं है? इससे ज्यादा हम लोग पढ़ सकते थे, वो क्यों नहीं पढ़ पा रहे? वो इसलिए नहीं पढ़ पा रहे कि इसका जो बैक एंड है, इसका जो जो बैक एंड पे आपको और कुछ नॉलेज होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं है। इसलिए फिर हम लोग पूरे का पूरे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हार्ड एंड फास्ट नहीं पढ़ रहे, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, let me mark your attendance. वेट कीजिएगा। एक मिनट। हदीजा नवाज, सर वो उनको डेंगू हो गया तो वो कह रही थी कुछ क्लासेस वो नहीं अटेंड करेंगी। ठीक है, तो एब्सेंट हुई ना। यस सर। ताहिर महमूद, Yes, sir, present. शाहजेब हैदर, युमना सजाद, Yes, sir, present. आमना रियाज, Present, sir. ताहा बिन आशिक, प्रेजेंट सर। सर शाहजेब अनीला हैदर प्रेजेंट। अनीला तस्लीम, अब गुजर गया बेटा, बाद में आना। अनीला Present, sir. तस्लीम, उरूज आजम, Present, sir. मोहम्मद उसामा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद यलमाज हसन, प्रेजेंट सर। अब्दुल रहीम भट्ट, अब्दुल रहमान भट्ट, Present, sir. कर्नल शेर, Yes, sir, present. मोहम्मद अली ताहिर, प्रेजेंट सर। हसन ताहिर, प्रेजेंट सर। महानूर मलिक, Present, sir. तलहा सिकंदर, प्रेजेंट सर। बिलाल शाहिद, अक्सा असलम, Present, sir. बिलाल शाहिद प्रेजेंट है।
बिलाल जरा अपनी कैमरा ऑन करना। बिलाल कैमरा ऑन करना जरा अपना। बिलाल एब्सेंट है ना? फाहरा नूरीन प्रेजेंट सर। यहाँ तो कहीं ट्रैवल कर रहा है या बाइक पे बैठा हुआ है बिलाल, ठीक है, या किसी स्टिल अभी ट्रैवलिंग में है। तो क्लास ऑन करके तो ये गोलियां, अगेन मैंने आपको क्लास में भी कहा था, ये गोलियां मेरे साथ नहीं चलने वाली। सबा ताहिर, यस सर। सरमद अशफाक, Present, sir. माज महमूद, Present, sir. मोहम्मद नबील, Present, sir. हाँ जी शाहजेब हैदर प्रेजेंट है। Yes, sir. जरा अपना कैमरा ऑन करना। जी शाहजेब जी ठीक है, कर लें ऑफ। सोए हुए थे पहले? ओके जी। सो द चैप्टर इज इन्वेंट्री का अभी मैं फिर लूंगा आप अटेंडेंस जो है 15-20 मिनट तक। तो जिनकी प्रेजेंट लगी है अगर वो ना प्रेजेंट हुए तो फिर आई मार्क देम एब्सेंट। इन्वेंट्री में हम लोग जो पढ़ना है हम लोगों ने, अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इन अकॉर्डेंस विद IS2। इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे करना है। अच्छा, कोई भी जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो दो चीजों के ऊपर बात करता है, ठीक है, एक रिकग्निशन, एक मेजरमेंट। रिकग्निशन का क्या मतलब होता है? रिकग्निशन का क्या मतलब ये होता है, देखिए हम लोगों को पता है इन्वेंट्री जब भी इंक्रीज होती है उसे डेबिट करते हैं। भाई क्यों, किसने बताया? ठीक है, तो दिस इज रिकग्निशन के कौन बताता है आपको इसको रिकग्नाइज कैसे करना है? तो वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बताते हैं इसको रिकग्नाइज कैसे करना है, इसको डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, ये एसेट है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, ठीक है। एक दूसरा मैयर कैसे करना है, मेजरमेंट, उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, अपनी मर्जी से ले आए, ठीक है, क्या चीजें इंक्लूड होनी है, क्या चीजें इंक्लूड नहीं होनी, ये भी हमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बताता है। तो recognize the cost that should be included in the inventory। FIFO एफको मेथड के तहत कैसे हम लोग इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको रिवाइज कर देंगे। और इम्पैक्ट क्या होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का ऑन द रिपोर्टेड प्रॉफिट्स, इसको भी देखेंगे, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं जी हम लोग इन्वेंट्री इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन्वेंट्री इज द ओनली रिकॉर्डेड इन लेजर अकाउंट्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, टी अकाउंट्स को बाय द वे कई दफा लेजर, अगर सिर्फ लेजर लिखा हो तो वो लेजर है, लेजर अकाउंट्स भी जो है वो डिफरेंट होते हैं, टी अकाउंट्स भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन इन सारों का पर्पस यही होता है कि अल्टीमेटली आप उससे अपने ट्रायल बैलेंस को एक्सट्रैक्ट कर सकें। इन्वेंट्री इज ओनली रिकॉर्डेड इन द लेजर अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। सिर्फ अकाउंटिंग पीरियड जब एंड होता है तब एडजस्टमेंट करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर फिर क्या करते हैं? ड्यूरिंग द ईयर the relevant sales and purchases are recorded but the increase and decrease in the inventory asset is ignored। इन्वेंट्री कितनी आ रही है, कितनी, आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा होगा परपेचुअल इन्वेंट्री और पीरियोडिक इन्वेंट्री, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या था कि जब परपेचुअल इन्वेंट्री होती थी साथ साथ CGS अपडेट हो रही होती है, COS साथ साथ अपडेट हो रही होती है, जबकि पीरियोडिक में साथ साथ अपडेट नहीं हो रही होती, ठीक है। तो हम लोग जब प्रैक्टिकली काम करते हैं तो जो इन्वेंट्री अकाउंट होता है, जो इन्वेंट्री एसेट अकाउंट होता है, क्योंकि इन्वेंट्री को इनिशियली हम लोग एज एन एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग एज एन एसेट ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री एसेट अकाउंट जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज जितना भी होता है वो एट द ईयर एंड हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। द मूवमेंट इन द इन्वेंट्री इज ओनली कंसीडर्ड on an annual basis। In this way the business can calculate exactly how much inventory they have used in the year to calculate cost of sales। again ये financial accounting के perspective में है।
तो अगर हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो थ्रू स्टेटमेंट, ठीक है, थ्रू स्टेटमेंट आई एम सेइंग, नॉट थ्रू अकाउंट्स, तो वो दैट इज वेरी सिंपल। क्या करते हैं हम लोग, रेवेन्यूज इज इक्वल्स टू रेवेन्यूज ओपनिंग इन्वेंट्री हम लोगों ने लिखी, यहाँ पे परचेजेस ऐड की, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री की, कॉस्ट ऑफ सेल्स आई, कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस किया रेवेन्यू में से, तो हम लोगों के पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, जो आगे रीडिंग है ना, ये आप लोगों ने खुद पढ़नी है, बड़ी इंपॉर्टेंट रीडिंग होती है ये। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद पढ़नी है। ये वाला जो क्वेश्चन है, जब मैं ये अभी एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, खुद से प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है लेकिन फिगर्स डिफरेंट है, थोड़ा सा उसका डिफरेंट है। तो इस पे टेस्ट अंडरस्टैंडिंग जो अभी हम लोगों ने परफॉर्मा देखा है, वो उसके अकॉर्डिंगली ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1 करते हैं, फिर उसके बैक एंड की चीजें भी देखेंगे कि उसके बैक एंड पे क्या चल रहा होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा सेट कर लूं। अच्छा जी, क्या कहते हैं, कहते हैं पीटर बायज एंड सेल्स वॉशिंग मशीन्स। ठीक है, पीटर जो है वो वॉशिंग मशीन्स बाय और सेल करता है। ही हैज बीन ट्रेडिंग फॉर मेनी इयर्स, बहुत सालों से काम कर रहा है, इसका मतलब उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री भी होगी। ऑन 1 जनवरी 2007 his opening inventory is 30 washing machines which cost 9500। remember, जब हम लोग स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हम लोग नंबर नहीं लिखते कितना नंबर है, we only write monetary terms में होता है। ठीक है, और stable monetary terms। He purchased 65 washing machines in a year amounting to 150,000 and on 31st December 2007 he has 25 washing machines left in inventory with 7500। तो ये closing inventory आ गई, purchases भी उसने दे दी। Peter has sold 70 washing machines at a sales value of 215 in the year। Calculate gross profit for the year ended 31st December 2007। तो ग्रॉस प्रॉफिट वो कहता है कैलकुलेट करो। सबसे पहले हम लोग उसी परफॉर्मेंस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेंगे। रेवेन्यू ऑलरेडी उसने गिवन है, कितना है, 215,000। ठीक है, उसके बाद वो कहता है लेस कर दो इसमें से COS, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स एक ही है। कंटेम्पररी आजकल जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का नाम यूज होता है। यू कैन राइट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एज वेल। अच्छा, ये कैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आती है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओपनिंग इन्वेंट्री लिख देते हैं इसमें, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री उसने क्वेश्चन में बताई है 9500 की है, ये लिखा हुआ है। His opening inventory is 30 washing machines which cost $9,500 और परचेजेस उसने कितनी की, he purchased 65 washing machines amounting to 150,000। so ऐड कर देंगे हम लोग क्या, परचेजेस 150,000 की उसने परचेजेस की और लेस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है जी, लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 7500 की, यहाँ पे बता रहा है 7500 की क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस कर दी। अगर हम लोग इसको फाइनल बायर आउट करें तो दैट विल बी 152,000। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है 152,000 जो कि हम लोगों ने इतने से निकाली। इसको करके मैं कर देता हूं ताकि आप लोगों को पता लग जाए। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है जो हम लोगों ने निकाली है थ्रू दिस वे। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जब रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। लुक्स इजी एंड इट इज इजी एज वेल क्योंकि टेम्पलेट फॉर्म में। लेकिन क्वेश्चन ये है, मेरा बड़ा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंटिंग तो स्टेट प्लस और माइनस को समझती नहीं है। अकाउंटिंग में तो बेसिकली ये जो सारी चीजें हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट की, ये जो वैल्यूज आई है हमारे पास, ये तो डेबिट क्रेडिट से आनी चाहिए। ठीक है, ये तो इसके अलावा आ ही नहीं सकती, डेबिट क्रेडिट से ये आनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर डेबिट क्रेडिट से नहीं आ रही तो इसका सबसे बड़ा जो है इम्पैक्ट क्या है कि इसके बैक एंड पे ये जो हम लोगों के पास स्टेटमेंट आई है, छोटी सी ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, इसके बैक एंड पे कुछ डेबिट क्रेडिट भी हो रहा होगा, जो कि हम लोगों को अभी बस पता है कि इसको यूं करके फाइंड आउट कर लेते हैं
इसके बैक एंड पे डेबिट क्रेडिट भी हो रहा होगा। वो क्या डेबिट क्रेडिट हो रहा होगा, वो क्या एडजस्टमेंट हो रही होंगी, वो इंशाल्लाह आज का लेक्चर हमारा वही है सीखने का। ठीक है, कि हम लोगों ने कैसे अकाउंट्स के थ्रू अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जो कि रिपोर्ट नहीं होता, लेकिन जिसकी बेसिस पे हम लोग अल्टीमेटली ये बना रहे हैं। ठीक है, ये तो फिगर्स हमें गिवन थी ना, लेकिन ये फिगर्स आई कैसे, हमें कैसे पता लगा ये डेबिट है, हमें कैसे पता लगा इसको ऐड करना है, इसको लेस करना है, तो वो हम लोग इंशाल्लाह भी इसको सीखते हैं उसके थ्रू। तो होता क्या, अब दोबारा क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे, इसी क्वेश्चन को दोबारा लेके चलेंगे बिल्कुल नए सिरे से। क्वेश्चन सेम होगा, एवरीथिंग इज सेम, लेकिन थ्रू अकाउंट्स फॉर्म में। तो होता क्या, हमारे पास एक इन्वेंट्री का अकाउंट है जो कि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है स्टार्ट की रीडिंग में। वो क्या कहता है, इन्वेंट्री का अकाउंट, इन्वेंट्री का अकाउंट नॉर्मली एसेट अकाउंट ही होता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने कि इन्वेंट्री इज ओनली रिकॉर्डेड इन द लेजर अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इसका मतलब है कि या तो उसका ओपनिंग बैलेंस होगा या क्लोजिंग बैलेंस होगा, बस, और नहीं होगा। ड्यूरिंग द ईयर सेल्स एंड परचेज अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड, बट इन्वेंट्री के इंक्रीज और डिक्रीज को हम लोग नहीं छेड़ते। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास इन्वेंट्री का एक अकाउंट होगा जो जिसमें ओपनिंग बैलेंस होगा। तो यहाँ पे मैं ओपनिंग बैलेंस भी ले आता हूँ। स्टार्ट ऑफ द ईयर ओपनिंग बैलेंस कितना था जी, ओपनिंग बैलेंस उसने बताया 9500 का था। ये बता रहा था क्वेश्चन में कि ऑन 1 जनवरी 2007 his opening inventory is 30 washing machines which cost 9500. so 9500 यहाँ पे आ गया, ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद परचेजेस हुई। तो परचेजेस जब भी होती है हमें पता है परचेजेस अकाउंट डेबिट कर देते हैं और साथ में कैश अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। परचेजेस जब भी होती हैं तो हम लोग परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं, कैश या पेबल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब हमें नहीं पता उसने कितनी दफा परचेजेस की। देखो ये 65 मशीन उसने परचेज की इन द ईयर। कितनी दफा परचेज की, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, हो सकता है एक दफा 4 मशीनें की हो, एक दफा 5 मशीनें की हो, एक दफा 10 मशीनें की हो। तो टोटल उसने बता दिया ही परचेज्ड 65 वॉशिंग मशीन इन द ईयर अमाउंटिंग टू 150,000। तो जब ये उसने 150,000 की परचेजेस की होंगी तो एंट्री पास की होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। तो अभी हम लोग एज्यूम करते हैं कि कैश पे खरीदी थी तो कैश अकाउंट क्रेडिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो परचेजेस अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो टी अकाउंट में डेबिट साइड पे हम लोग 150 लिख देंगे और एज्यूम कर रहे हैं कैश पे सेल्स थी तो साथ में कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ होगा। ये उसने हमें बताया ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ। और साथ ही उसने हमें एक और चीज बता दी, उसने कहा जी कि ड्यूरिंग द ईयर सेल्स भी हुई हैं तो सेल्स अकाउंट भी हो गया। अच्छा हम लोग सेल्स अकाउंट को भी कैश पे ही डील करते हैं कि कैश पे ही सेल्स हुई होंगी। तो सेल्स कितने की हुई, 215,000 की। ड्यूरिंग द ईयर 215,000 की सेल्स हुई। तो सेल्स जब भी हम लोग करते हैं सेल्स अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट या रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट। अब अगर किसी के डेबिट क्रेडिट इतने अच्छे नहीं है, अकाउंट में पोस्टिंग अच्छी नहीं है, तो दैट कैन नॉट, आई कैन नॉट क्लियर इट इन दिस कोर्स। आप लोगों को ये खुद से क्लियर करना है। ठीक है, इस पे वर्किंग करनी है। इसके अगर क्वेश्चन चाहिए होंगे मैं आपको दे दूंगा, बट दिस इज यू हैव टू डू इट। ये क्लियर होंगी तो हमें आगे की चीजें ज्यादा बेहतर समझ आएंगी। ठीक है, नहीं तो फिर रट्टा ही लगाना पड़ेगा। तो सेल्स उसने बता दिया 215 की है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो मैं क्रेडिट साइड पे लिख देता हूं। और क्यों क्रेडिट है, क्योंकि आपका कैश पे सेल्स हुई है। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि कैश पे सेल्स हुई है। तो ये ड्यूरिंग द ईयर, अभी डेट्स पे यहाँ पे साथ में इसलिए नहीं लिख रहा कि हमारे पास डेट्स है नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सिचुएशन अभी तक की। अब क्या होगा, यहां तक की ये सिचुएशन होगी। एक मिनट से अब क्या होगा, अब ईयर एंड पे हम लोग आ गए। तो ईयर एंड पे हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स करनी है। ठीक है, ईयर एंड पे हम लोगों ने एडजस्टमेंट करनी होती है। पहले एडजस्टमेंट होगी फिर क्लोजिंग होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर ओपनिंग इन्वेंट्री होती है। जो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है अकाउंट में ये वाली, उसकी एडजस्टमेंट करनी है। वो कैसे एडजस्टमेंट करनी है, हम लोग एंट्री पास करते हैं। क्या एंट्री पास करते हैं, हम लोग एंट्री पास करते हैं, डेबिट कर देते हैं
कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को और क्रेडिट कर देते हैं इन्वेंट्री अकाउंट को 9500 इतनी अमाउंट से, जो ओपनिंग इन्वेंट्री की अमाउंट होती है उससे। अच्छा, मैं पर्सनली अगर मुझसे पूछो तो मैं जब ये चीजें करता था तो मुझे हमेशा चाहिए होता था भाई इसकी लॉजिक क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, हम लोग ये कर क्यों रहे हैं। मतलब एक तो है कि रट्टा लगा लो, ठीक है, इस एंट्री को याद कर लो, जहां जहां पे पोस्ट करना है वो कर दो, ठीक है। तो मुझे हमेशा लॉजिक के बगैर मुझे चीजें याद नहीं थी रहती, मैं कहता था यार याद नहीं होती, इसका पर्पस क्या है, और मुझे नहीं मिला पर्पस। जब मैंने टीचिंग में आया तो फिर जब बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया तब मुझे लॉजिक्स मिली कि ये क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कर क्या रहे हैं, इस एंट्री से हो क्या रहा है। इन्वेंट्री अकाउंट को हम लोगों ने क्या कर दिया, इन्वेंट्री अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया, तो मैं 9500 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो दूसरी एंट्री है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट अल्टीमेटली डेबिट हो रहा है, तो यानी हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट भी तो होना चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट यहाँ बना लेते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स एक टेम्पररी अकाउंट बन जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स का, जो कि हमारे पास 9500 से डेबिट हो रहा है, क्योंकि आपका इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इसको मैं आपके लिए सेम शेडिंग कर देता हूं ताकि आप लोगों को पता लगे कि कौन सी जो है एंट्री कहां पे पोस्ट हुई। तो हुआ क्या, हम लोगों ने जो पहली ओपनिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट की, ये ईयर एंड पे आ गया। अब देखो चीजों को थोड़ा सा क्लियर ऊपर से देखते हैं, ऊपर वाले व्यू से जो है ड्रोन कैमरा से देखते हैं कि आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री अकाउंट में पड़ी हुई थी, परचेजेस भी पड़ी हुई है, सेल्स भी पड़ी हुई है। अब आपने यहाँ इन बैलेंसेस से अल्टीमेटली कुछ फाइनल निकालना है, कुछ चीजें रिजल्ट्स ओरिएंटेड निकालनी है, रिजल्ट निकालना है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, एक एडजस्टमेंट पास की, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट करके आपने जो इन्वेंट्री में जितनी भी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी उसे कॉस्ट ऑफ सेल्स के अकाउंट में आपने डाल दिया। यहां से खत्म हो गया। आप देखो ये अकाउंट का बैलेंस फिल वक्त नील है, जीरो है, एक डेबिट है एक क्रेडिट है, ये जीरो है। तो आपने यहां से उठा के इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि डेफिनेटली जो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है वो बिक गई होगी, वो इस सेल्स में बिक गई होगी। तो इस सेल्स की कॉस्ट क्या है, वो 9500 है, इसलिए आप उसे उठा के कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एक और एडजस्टमेंट उसी डेट को एट द एंड ऑफ द ईयर, रिमेंबर एडजस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर होती है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसी डेट को क्लोजिंग इन्वेंट्री की भी एडजस्टमेंट डाल देनी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर कहां से आएगी, जब आप ईयर एंड होगा, आपका जो स्टाफ है इन्वेंट्री में या अकाउंट्स में, वो जाएगा, वो जाके गिन के आएगा कि कितनी बाकी की चीजें पड़ी हुई है, ठीक है। इनकी वैल्यू कहां से आएगी, अभी अभी हम लोग इसकी मेजरमेंट पे इशू नहीं, बात नहीं कर रहे हैं, अभी ये सिर्फ इसको देख रहे हैं, इसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है। ये जो वैल्यू है 9500, ये 7500, ये हमें गिवन है। ये जब नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम लोग इसकी वैल्यूएशन पे भी देखेंगे कि इसकी मेजरमेंट कैसे होती है। अभी रिकॉग्निशन को देख रहे हैं, ठीक है। सो एडजस्टमेंट फॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री, पहले एंट्री लिखता हूं मैं। तो एंट्री क्या होगी, डेबिट कर देंगे हम लोग इन्वेंट्री अकाउंट को और क्रेडिट कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को। अच्छा, जब हम लोगों ने ये पढ़ा तो मैंने अपने टीचर से पूछा, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक 2006 5 बल्कि, मैंने अपने टीचर से पूछा सर ये कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा बस इसको याद कर लो, जो पहली ओपनिंग इन्वेंट्री है, जो भी उसकी एंट्री है, दूसरी उसकी रिवर्स है। एग्जैक्टली ये ऑपोजिट है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक मैं बताता हूँ। और इसकी अमाउंट कौन सी आएगी, इसकी अमाउंट आएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री की। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 7500 की। मैंने यहाँ पे लिख दिया 7500, और मैंने याद से ही इसको याद ही रखा जब तक खुद लॉजिक नहीं मुझे पता लगी। अच्छा, इसकी ये हम लोगों ने क्लोजिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट कर दी। अब इसका पर्पस क्या है, देखो पहले इसको मैं पोस्ट करता हूं रेलिवेंट अकाउंट्स में, फिर इसको मैं बताता हूं। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 75 से। क्यों? क्योंकि आपका इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो रहा है, और इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो रहा है 7500 से कि आपका
कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसको मैं ये शेड दे देता हूँ, इसको मैं ये शेड दे देता हूँ। अब देखो हो क्या रहा है, सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री जो थी वो सेल्स में, जो आपने चीजें बेची उसमें चली गई, जब चली गई तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी होगी, तो आपने उस पूरे के पूरे को कॉस्ट ऑफ सेल्स में उठा के डाल दिया था कि ये कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी बन गई। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री कौन सी है? क्लोजिंग इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री है जो कि साल के एंड पे बच गई, जो कि इस सेल्स में नहीं गई। तो जब इस सेल्स में नहीं गई तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी नहीं शामिल होनी चाहिए। जब वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में नहीं शामिल होनी चाहिए तो हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट ही नहीं है, और वापस उसे इन्वेंट्री में ऐड कर दिया। तो डेबिट इन्वेंट्री को कर दिया और क्रेडिट हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल्स को कर दिया। ठीक है, ये तो आ गया ईयर एंड की एडजस्टमेंट्स। अब आती है क्लोजिंग एंट्रीज। अब हम लोगों ने क्लोज करना है, अकाउंट्स को क्लोज करके रिजल्ट्स निकालने हैं। ठीक है, असूली तौर पे क्लोजिंग एंट्रीज जो है वो कहीं पे लिखी नहीं जाती। क्लोजिंग एंट्रीज जो है वो लिखी नहीं जाती, वो बस अंडरस्टूड होती है कि क्लोज करना है, जितने भी बैलेंसेस हैं, जो डेबिट आ रहा है उसको क्रेडिट कर देना, जो क्रेडिट आ रहा है उसको डेबिट कर देना। लेकिन मैं यहाँ पे क्लोजिंग एंट्रीज लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए कि हम लोगों ने किया क्या है, कौन कौन सी क्लोजिंग एंट्री हुई है। ठीक है, तो क्लोजिंग एंट्रीज कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग जो आपके एक्सपेंस और रेवेन्यूज के अकाउंट होते हैं उसको क्लोज कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। आई विल रिपीट, जो आपके एक्सपेंस और रेवेन्यूज के अकाउंट होते हैं उनको क्लोज कहाँ किया जाता है? उनको क्लोज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा एक और। क्या उनको क्या किया जाता है? उनको क्लोज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो एक्सपेंसेस है, नॉर्मली एक्सपेंसेस को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज किया जाता है, लेकिन परचेजेस को पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्लोज किया जाता है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स इटसेल्फ एक एक्सपेंस अकाउंट है तो उसको फिर प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग परचेजेस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। कैसे करेंगे जी? यहाँ पे अकाउंट बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करना माशाल्लाह आपको आता है, नहीं आता तो सीख लेना बेटर है, क्योंकि इस कोर्स में आई एम नॉट सपोज्ड टू टीच यू बैलेंसिंग। ठीक है, वो आपको सीख के आनी चाहिए थी। तो 150,000 यहाँ पे आ गया, 150,000 यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, और यहाँ पे हम लोगों ने 150,000 लिख देना है। अच्छा, ये क्यों लिखा हम लोगों ने? ये क्लोजिंग करने के लिए लिखा। और ये चार्ज कहाँ पे होगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस, बल्कि ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, अभी पहले सीओएस अकाउंट में जाएगा, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता। ये क्या क्लोजिंग एंट्री हुई? ये क्लोजिंग एंट्री हुई, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया। अगेन ये कहीं लिखते नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए ईज के लिए मैं लिख रहा हूं। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया और क्रेडिट हम लोगों ने कर दिया किसको? परचेजेस अकाउंट को। अगर आप में से किसी के जहन में अभी क्वेश्चन राइज हुआ हो कि सर आपने तो क्लास में पढ़ाते हुए जब चार्ट बना रहे थे आपने कहा था परचेजेस कभी भी क्रेडिट डेबिट नहीं होती, क्रेडिट नहीं होती, और सेल्स कभी भी डेबिट नहीं होती। अगर ये जहन में आया तो हम लोग वी आर नॉट डूइंग जर्नल एंट्रीज, वो जर्नल एंट्रीज का रूल बताया था। ये क्लोजिंग एंट्रीज है। क्लोजिंग एंट्रीज में हमेशा ऑपोजिट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने क्लोज करना होता है। तो क्या हुआ? डेबिट क्रेडिट होगी परचेजेस, तो क्रेडिट तो होगी परचेजेस। अब डेबिट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, तो इसको डेबिट कर देते हैं। 150 से डेबिट हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हुआ था। तो इसमें भी सिंपल क्या हुआ, इसको मैं शेड कर देता हूं। शेड कर देता हूं ग्रीन कलर से, और ये ग्रीन है और ये ग्रीन है। अब बेसिकली हम लोगों ने किया क्या? दैट्स वेरी सिंपल। हम लोगों ने परचेजेस की वैल्यू उठाई, परचेजेस अकाउंट को क्लोज किया और उठा के वैल्यू हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल्स में फेंक दिया। दैट्स इट। ठीक है, और कुछ नहीं किया। अच्छा, इसके बाद सेल्स अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। सेल्स अकाउंट क्योंकि रेवेन्यू का अकाउंट है तो ये डायरेक्टली क्लोज होता है कहां पे? ये डायरेक्टली क्लोज होता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जी बोले सर परचेजेस के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी क्लोज किया ना हमने?
हाँ, अभी नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्लोज नहीं किया, अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपन है, ये अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस में ही क्लोज होना है। तो फिर ये परचेजेस की वैल्यू इसमें लिख दी इसी अकाउंट में? सीएस अकाउंट, सीओएस में लिख दिया ना, क्योंकि परचेजेस की वैल्यू को उठा के हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लोज होने का मतलब ये होता है कि उसके बैलेंस निकाल के फिर उसे या तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे या उसको खत्म कर देंगे किसी दूसरे अकाउंट में, शिफ्ट हो जाएगा किसी दूसरे अकाउंट में उसकी वैल्यू। ठीक है, तो अभी तक तो इसकी बैलेंस निकाला ही नहीं है ना यहाँ पे, तो इसलिए ये क्लोज नहीं हो रहा अभी फिलहाल। ठीक है, अच्छा, सेल्स अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तो सेल्स अकाउंट को जब क्लोज करना होता है तो उसकी क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, उसकी क्लोजिंग एंट्री होती है, डेबिट कर देते हैं सेल्स अकाउंट। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ये कहीं पे क्लोजिंग एंट्रीज लिखी नहीं जाती, सिर्फ आप लोगों के लिए ईज के लिए मैं लिख रहा हूं। और क्रेडिट कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। सेल्स अकाउंट डेबिट कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि हम लोग इसका बैलेंस उठा के सीधा ले गए कहां पे, इसका बैलेंस उठा के ले गए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब क्या किया, सेल्स डेबिट हो रही है यहाँ पे, ये सेल्स डेबिट हो रही है। ठीक है, सेल्स अकाउंट डेबिट कर दिया 215000 से, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोगों ने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके इसकी वैल्यू फेंक देंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया 215000 से, क्योंकि सेल्स अकाउंट डेबिट हुआ। ठीक है जी, अब हुआ भी क्या, ये किसी ने हैंड रेज किया नहीं। अच्छा, अब हुआ क्या, सेल्स अकाउंट भी हम लोगों ने क्लोज कर दिया। कैसे, हम लोगों ने सेल्स अकाउंट का बैलेंस उठा के प्रॉफिट एंड लॉस में फेंक दिया। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ ये दो एक्सपेंस अकाउंट थे, परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी एक्सपेंस अकाउंट था, और इन्वेंट्री का अकाउंट हमारे पास एसेट अकाउंट था। ठीक है, तो इसको भी क्लोज करते हैं। इसको क्लोज करेंगे तो इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं जी क्लोज। यहाँ पे 1700 आ जाएगा, 17,000, यहाँ पे भी 17,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आपका आ जाएगा कितना, 7500 का। तो ये इसकी एंट्री ऐसा नहीं होगी, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट रह गया, जिसे हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके क्लोज करना है। तो इसको भी कर लेते हैं जी। अब्दुल रहमान, यू रेज्ड हैंड। सर जो कैश अकाउंट है सर, इसके नहीं बनाएंगे सर हम? यार अभी इसलिए कैश अकाउंट को नहीं बना रहे, कैश अकाउंट को इसलिए अभी नहीं बना रहे क्योंकि हमें नहीं पता कि कैश पे ट्रांजैक्शन हुई थी कि पेबल या रिसीवेबल्स हुए थे, तो हमें तो उसने क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो जब होता क्या है, जब हम लोग एक टॉपिक को देख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री का टॉपिक है, तो हम लोग इन्वेंट्री की साइड को ज्यादा देख रहे होते हैं, उसके साथ कैश आ रहा है, पेबल्स आ रहे हैं, रिसीवेबल्स आ रहे हैं, वो हम लोग फिलहाल नहीं बना रहे साथ में, क्योंकि वो जरूरत नहीं है ना। अभी तो हम लोग इन्वेंट्री की डीलिंग देख रहे हैं कि इन्वेंट्री की डीलिंग कैसे हो रही है, हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स तो नहीं बना रहे, तो इसलिए कैश का अकाउंट या पेबल्स या रिसीवेबल्स का अकाउंट साथ में नहीं बना रहे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे 159 आ जाएगा, 159,500। यहाँ पे भी 159,500 ये आ गया, दोनों साइड पे हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 152। ठीक है, ये कैसे आया, इसकी भी क्लोजिंग एंट्री है। क्या क्लोजिंग एंट्री है जी इसकी, आपने क्या करना है, आपने डेबिट कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देना है, ये इस वैल्यू से 152,000 से, और क्रेडिट हम लोगों ने कर दिया किसको, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को। क्यों किया, क्योंकि हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंस भी उठा के अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फेंकना है, ताकि हमें पता लगे कि बैलेंस कितना है। तो इसको मैं शेड कर देता हूं इस कलर से, ये शेड हो गया एक। ये क्यों 150,000 आया यहाँ पे, क्योंकि हम लोग इसको उठा के
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो किया क्या हम लोगों ने, यहां से जो बैलेंस आएगा उसे हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में ले गए, तो क्रेडिट कर दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स को, तो डेबिट किसने होना है, डेबिट होना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने। कितने से, 152,000 से। क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट आपकी क्रेडिट हो रही थी। ठीक है, इसको भी मैं शेड कर देता हूं। अब देखो अब हुआ क्या, अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट भी क्लोज हो गया, उसे भी उठा के हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ले आए। अब प्रॉफिट एंड लॉस में आया क्या, यहाँ पे सेल्स आ गई, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। ठीक है, ये सेल्स है और ये उनकी कॉस्ट है। अब होगा क्या, इसको जब हम लोगों ने बैलेंस करना है तो बिगर साइड विल बी रिटर्न ओवर हियर। अगर तो प्रॉफिट होगा, अगर इफ द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो इस साइड पे आएगी, डेबिट साइड पे। अगर कंपनी जो है वो लॉस में है तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आएगी। ये तो है रटे वाली बात कि भाई अगर लॉस है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, अगर प्रॉफिट है तो डेबिट साइड पे आएगा बैलेंसिंग। अब इसकी लॉजिक ये है, मुझे रटा याद नहीं रहता, इसकी लॉजिक ये है कि देखो अगर सेल्स ज्यादा होंगी कॉस्ट ऑफ सेल्स से तो प्रॉफिट होगा, अगर सेल्स कम होंगी कॉस्ट ऑफ सेल्स से तो लॉस होगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख भी दूं इसको कि अगर सेल्स का जो बैलेंस है वो ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स के बैलेंस से, दैट मींस प्रॉफिट है। ठीक है, और अगर सेल्स का बैलेंस जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स के बैलेंस से कम होगा तो दैट मींस लॉस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर सेल्स का बैलेंस ज्यादा है कॉस्ट ऑफ सेल्स से तो अल्टीमेटली हम लोगों को इस साइड पे चाहिए ना एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं डेबिट साइड बैलेंस, तो बैलेंस आएगा डेबिट साइड पे, और अगर लॉस होगा तो बैलेंस कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। देखो इसको समझ के करना है, रटा लगाने वाली बात नहीं है कि डेबिट साइड पे आएगा तो प्रॉफिट होगा, क्रेडिट साइड पे आएगा तो लॉस होगा, फायदा कोई नहीं है उसका। हमें पता होना चाहिए यहाँ पे बैलेंसिंग क्या आ रही है, तो बैलेंसिंग कितनी आ रही है, बैलेंसिंग इज 63,000, और ये क्या है, दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। सर ये रिपीट कर दे एक दफा। क्या सर ये जो डेबिट और क्रेडिट का बताया आपने, मैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना? यस सर। हाँ, इसको सुनना फिर, ठीक है, 10 दफा रिपीट पे लगा के सुनना, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। हाँ, मुझे ये बताओ कहां से पिन पॉइंट मसला है, वो बता देता हूँ। लॉजिक की समझ नहीं आई क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, रिकॉर्डेड लेक्चर सुनना पड़ेगा। ओके सर, बस ये डेबिट और क्रेडिट में था, बाकी वो अब बात समझ आ गई है, ये सेल्स वो वाली इंशाल्लाह आपने। सुनोगे ना उसको, वीडियो लेक्चर को, तो समझ आ जाएगी। आराम से सुनना है, तसल्ली से, ठीक है, अकेले में बैठ के, शोर में बैठ के नहीं, तो फिर समझ आ जाएगी। अच्छा, अब ये जो 63,000 है, ये 63,000 वही 63,000 है जो कि हम लोगों ने ये वाला निकाला था। ये 152,000 वही 152,000 है जो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंस आया, और ये रेवेन्यूज वही रेवेन्यूज हैं जो कि हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स में है। अगेन ये 9500 वही ओपनिंग इन्वेंट्री है जो कि हम लोगों ने ओपनिंग इन्वेंट्री को एडजस्ट किया, और ये 7500 वही क्लोजिंग इन्वेंट्री है जो कि यहाँ पे एडजस्ट किया। इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग, ये जो सिंपल सी स्टेटमेंट्स जब हम लोग बनाते हैं उसके पीछे का बैक एंड की ये सारी कैलकुलेशंस होती हैं जो कि बहुत सारे, दिस इज आई हैव पर्सनली नोटिस, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को भी इनका लॉजिकल नहीं पता होता कि कैसे है, इसके बैक एंड पे क्या चल रहा है, क्योंकि ये याद करना बड़ा इजी है, इसमें ऐड कर लो, इसमें लेस कर लो, तो दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। बट इफ यू आस्क देम कि अकाउंटिंग तो प्लस और माइनस को समझती नहीं है, अकाउंटिंग इज नॉट गेम ऑफ प्लस एंड माइनस, बिकॉज प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इज द गेम ऑफ मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में आते हैं। तो अकाउंटिंग, तो फिर अकाउंटिंग और मैथ्स में क्या फर्क हुआ? क्योंकि अक्सर मैंने बच्चों को ये कहते सुना है, वी लव अकाउंटिंग, क्यों जी? क्योंकि हमें मैथ्स पसंद था, हम लोग इसलिए अकाउंटिंग करते हैं। नहीं भाई, इसके बैक एंड पे क्या है, क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों लेस कर रहे हैं? अकाउंटिंग तो डेबिट क्रेडिट को समझती है, और डेबिट क्रेडिट की बात आई तो अकाउंटिंग जो है अकाउंट्स को समझती है। तो इसके अकाउंट्स में क्या है, ये अगेन जो हमारे काम की चीज है इस पूरे में, इस पूरे पोर्शन में, वो ये है।
ठीक है, हमें बेसिकली ये दो चीजें चाहिए थी, बेसिकली ये वाली भी नहीं, ज्यादा ये वाली, हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट चाहिए थी, ठीक है, जो कि हमें मिल गई यहाँ से, जो हमारे काम की चीज है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो एडजस्टिंग एंट्री है वो होती है डेबिट इन्वेंट्री अकाउंट, क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, क्लोजिंग इन्वेंट्री की। और ये जरूरत होती है हम लोगों को जब अकाउंट एडजस्ट करने होते हैं, बल्कि दोनों ही जरूरत होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री को भी एडजस्ट करते हैं, क्लोजिंग को भी एडजस्ट करते हैं। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नहीं है, ये जो हम लोगों ने टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1 की है, इसके ऊपर ये ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस के लिए विल बी मोर देन इनफ। इसको समझ के कर लोगे तो दैट विल बी इनफ फॉर यू पीपल टू ग्रैस्प दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, at the beginning of the financial year a business has 1500 of inventory left over from the preceding accounting period। तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, पिछले साल से जो बचा हुआ है, जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, वो ओपनिंग इन्वेंट्री है। ड्यूरिंग दिस ईयर दे परचेज एडिशनल कॉस्टिंग 21,000, 21,000 की परचेजेस की, मेक्स सेल्स टोटलिंग 2500, सेल्स 2500 की। एट द एंड ऑफ द ईयर देयर आर 3,000 इन्वेंट्री बची हुई है। तो 3,000 की इन्वेंट्री जो बची हुई है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो आप उसको पहले स्टेटमेंट फॉर्म में बना लेना, फिर उसको फाइंड आउट कर लेना। अच्छा, एक चीज और जरूरी है यहाँ पे, सिखाते सिखाते बता दूं, जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने बस जो मैंने किया है, ये जो मैंने तो पूरे की पूरी ये एक डिटेल किया ना, हो सकता है मैं आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज पूछूं, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट्स इट। इसका मतलब ये नहीं होता फिर आपने दब बगैर सोचे बगैर समझे सारा शुरू से रट्टा लगाया हुआ एंड तक बस बनाना है। तो आई नीड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आई नीड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट्स इट। तो क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स मेरे स्पेसिफिकली मेरे पेपर्स में फिर स्टूडेंट्स बाद में शोर बड़ा मचाते हैं, बड़े ऊंची रौला डालते हैं कि सर टाइम कम था, विदाउट रीडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो वो देखना है आपने। ये आपकी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया आपके अपने लिए, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1, इसकी भी दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो मैंने अभी ईयर एंड एडजस्टमेंट कराई है, इसको पढ़ लीजिएगा कि ये क्यों होता है। ठीक है, बल्कि इसको पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर 2 बेसिक एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरीज इन द करेक्ट प्लेस। तो हम लोगों ने ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी को कर दिया, ये ओपनिंग इन्वेंटरी की थी, ये क्लोजिंग इन्वेंटरी की थी। कैसे किया, वो कहता है इन्वेंटरी ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इज assumed to have been used to generate assets for the sales. It must be removed from the inventory asset and recognized as an expense in the year। तो उसको कैसे एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल के। ये वही एंट्री है जो मैंने अभी पास की हुई है ओपनिंग इन्वेंटरी की। The unused inventory at the end of the year is removed from the purchases cost and carried forward as an asset into the next year। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में से वापस उठा के उसे ले आते हैं। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर होती है, यही बताया कि वो अभी यूज नहीं हुई। आप जब सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। Once these entries have been completed, the cost of sales account contains both opening and closing inventory, and the inventory ledger account shows the closing inventory for asset remaining at the end of the year। तो ये उसने, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन किया है, ये उसने भी सॉल्व किया हुआ है बुक में। तो ये बुक से भी आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, क्या मैंने टीचर ने सही कराया, कहीं गलत तो नहीं करा दिया। तो ये जरूर देखिएगा। ठीक है, इसको। इसके बाद टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, इसी की बेसिस पे अपने और एनहांस करने के लिए टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। इसके सारे के सारे जो क्या नाम लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स वही हैं, कॉन्सेप्ट कोई डिफरेंट नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री विल स्टार्ट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैं आज नहीं स्टार्ट कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा कि ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, क्योंकि जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं शायद नहीं हो, कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन शायद नहीं हो, तो इसका प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है खुद से। इसके ऊपर कोई क्विज नहीं दे रहा मैं आपको, इसलिए नहीं दे रहा कि क्विज आपका ऑलरेडी जुम्मे को है, असाइनमेंट्स भी हैं ड्यू। तो ये जब जुम्मे को हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम इसका क्विज दूंगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो किसी किस्म का। एक्सक्यूज मी सर, जी बोले। आपने बोला कि मैं क्वेश्चन में ये भी देख सकता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जी तो उसके लिए आप इंफॉर्मेशन कैसे देंगे? जैसे अभी ये इस क्वेश्चन में तो ये थी भी ओपनिंग क्लोजिंग और परचेजेस थी ना भाई, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दूं। देखो, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दूं और मैं आपको कहूं कि
प्रिपेयर ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है ना, ये वाला। उसी इंफॉर्मेशन में से हमने बनाना है ना, जैसे 20 उसी, ग्राम। हाँ उसी इंफॉर्मेशन से बनाना। देखो बेटा, ये याद रखना, कोई भी ऐसी चीज मैं आपको टेस्ट नहीं करूंगा जो मैंने क्लास में एक्सप्लेन ना की हो, ये याद रखिएगा। हाँ, आप लोगों ने ना सुनी हो तो वो डिफरेंट, हाँ उसके बाद भी इफ यू हैव क्वेश्चंस के सर नहीं ये चीज आपने एक्सप्लेन नहीं थी की तो आपने पेपर में दे दी, तो आई विल गिव यू द रेफरेंस इन दैट क्लास एट दैट टाइम आई टोल्ड यू। ये क्लियर कर लीजिएगा माइंड में कि कोई भी ऐसी चीज मैं आपको नहीं दूंगा जो मैंने एक्सप्लेन ना की हो, जो मैंने क्लास में बताई ना हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी। हाँ ये भी साथ में बता देता हूँ कि साइड बिल्कुल डायरेक्टली उस तरफ उठा के वही क्वेश्चन ना दे दूं कि ये सॉल्व करके दो, चीजें वही होंगी बट आई टेस्ट अंडरस्टैंडिंग कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, मैं वो नॉर्मली टेस्ट करता हूँ, मैं रटा नहीं चेक करता मेरे जितने भी पेपर्स होते हैं उसमें, ठीक है। इन केस आप लोगों को कोई इर्द गिर्द से कोई राब्ता करके कोई किसी से बातचीत करके, मैं फॉर एग्जांपल एक बात बताता हूँ, मैं एक पेपर पढ़ा रहा था, एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा था इस दफा समर में, समर से पहले, तो उनका मिड टर्म चल रहा था, तो वो एक बच्ची ने कहीं, लड़की ने कहीं गलती से किसी, जो उनका अपना ग्रुप था, बाकायदा ऑनलाइन पेपर चल रहा था हमारा, तो कहीं गलती से उसने जो उनका अपना इनफॉर्मल ग्रुप जो कि आप लोगों के भी होते होंगे ऑनलाइन पेपर्स में, इसमें नकल शक्ल चल रही होती है, तो उसने उसमें पोस्ट करना था, उसने यहाँ पे पोस्ट कर दिया फटाफट, भाई ये क्वेश्चन तो एमकॉम वालों को आया हुआ था, तो किसी का एमकॉम वालों से राब्ता है उनसे पूछो। उसका मैंने रिप्लाई किया, मैंने कहा एमकॉम वालों से लाजमी पूछ लेना, लेकिन खुदा के लिए क्वेश्चन पूरा पढ़ लो कि वाकई ये वाला एमकॉम वालों को आया था। तो मेरे क्वेश्चन सिमिलर होते हैं लेकिन उसमें एक दो लाइन या आधी लाइन ऐसी चेंज होती है कि पूरे का पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन चेंज हो जाता है। तो इन केस यू प्रैक्टिस पास पेपर्स एज वेल, तो उसको समझ के करना, रटा लगा के ना करना। समझ के करोगे तो आई कैन बेट यू के यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100। रटा लगा करोगे तो मुश्किल है 50 भी ले सको, ठीक है। कोई और क्वेश्चन किसी को, कोई तरीका को डिफरेंट करना है तो बता दो। ऑनलाइन क्लास का अगर इस तरह समझ नहीं आती, एक्सेल में कहीं और पढ़ना है, किसी और तरीके से पढ़ना है तो वो बता दो, अगर फाइन है तो दैट्स परफेक्टली ऑलराइट। हाँ जी सर सही है एक्सेल में। सही है, ठीक है। चलो मैं एक दफा आप लोगों की फिर अटेंडेंस भी दोबारा चेक कर लूं कि अभी मौजूद हो कि नहीं। हदीजा नवाज एब्सेंट है, हाँ। ताहिर महमूद, Yes, sir, present. शाहजेब हैदर, शाहजेब हैदर हो गया ना फिर? नो सर। यमुना सजाद, यमुना सजाद, Yes, sir. Present. आमना रियाज, Present, sir. ताहा बिन आशिक, प्रेजेंट सर। अनीला तस्लीम, Present, sir. उरूज आजम, Present, sir. मोहम्मद उसामा, यस सर। मोहम्मद यलमाज, प्रेजेंट सर। अब्दुल रहमान भट्ट, अब्दुल रहमान भट्ट, Present, sir. कर्नल शेर, यस सर प्रेजेंट। मोहम्मद अली ताहिर, यस सर प्रेजेंट। हसन ताहिर, प्रेजेंट। महानूर मलिक, यस सर। महानू तलहा सिकंदर, प्रेजेंट सर। बिलाल शाहिद की तो ऑलरेडी एब्सेंट लग चुकी। अक्सा असलम, सर मैं प्रेजेंट हूँ। बेटा मैंने उस वक्त आपको कहा था कैमरा ऑन करो, याद है? अब सच सच बचाओ, कहाँ पे थे उस वक्त? गाड़ी था कसम से। घर नहीं थे, घर नहीं थे, पीछे से बस की आवाज आ रही थी, घर नहीं थे तुम, ये कंफर्म है। या खोखे पे बैठ के क्लास ले रहे थे या बाइक पे बैठे हुए थे, घर नहीं थे तुम। गाड़ी था सर। बेटा अब जिद पे अड़ गए हो तो खैर उस वक्त तो नहीं थे ना, मैंने आपको कहा कैमरा ऑन करो तो क्यों नहीं सर, हैंड फ्री में मसला होगा, वैसे मैं गाड़ी था। यार मैं रिकॉर्डिंग सुना दूं फिर? बस की आवाज नहीं आती हैंड्स फ्री में,
मैं ये बता दूं। पीछे से बस गुजरने बस की की नहीं इतनी होगी ऊंची सर, आवाज नहीं होती। गली में आई होगी किसी की ऐसे। अक्सा असलम, Present, sir. फाहरा नौरीन, Present, sir. सबा ताहिर, Yes, sir. Present. सरमद अशफाक, प्रेजेंट सर। माज महमूद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद नबील। Yes, sir, present. हाँ, तो ये जितने भी हैंड्स फ्री खराब होने वाले काम है, माइक खराब होने वाले काम है, ये काइंडली ना अपने हैंड्स फ्री अपने माइक्स को बता दो कि सर नहीं मानते हमारी बात, ठीक है। वो कहते हैं भाई एब्सेंट है तो एब्सेंट है, तो फिर नेक्स्ट टाइम ना हैंड्स फ्री खराब नहीं होगी इंशाल्लाह, समझ जाएगी। हैंड्स फ्री अच्छी बच्ची होती है, तो या माइक जो है वो अच्छा लड़का है, वो समझ जाएगा कि अगली दफा अटेंडेंस नहीं लगनी तो मैं खराब ना हूँ, ठीक है। अदरवाइज फिर खराब होते जाएंगे, हर इस दफा फिर दफा तो खराब। लगा दें सर। नहीं नहीं, वो इस दफा नहीं लगेगी ना, तो फिर अगली दफा माइक समझेगा या हैंड्स फ्री समझ जाएगी कि भाई सर मेरी गलती है। लगाइए। ओके जी, कोई क्वेश्चन है किसी को? हाँ शाहजेब, लगा दिया आप। यस सर, एक क्वेश्चन है। जी बोले सरमद। सर अब जिस तरह आईएएस हमने आज पढ़ा इसका इन्वेंट्री के बारे में, तो हमने जब ये आईएएस, हाँ हमने आईएएस नहीं पढ़ा बाय द वे, हमने सिर्फ इन्वेंटरी पढ़ी है जी। बाकी सर नहीं, वैसे अगर जब ये कोई बनाते हैं स्टैंडर्ड, तो वो किसी अगर एक टॉपिक पे पढ़ते हैं तो वो सारे को कवर करते हैं कि वो इसकी किसी एक खास स्पेसिफिक तक ही बनता है, मतलब कि उसके एक एस्पेक्ट को पढ़ता है बस? नहीं, इन्वेंटरी के ऊपर है अगर, तो इन्वेंटरी पूरे को कवर करेगा वो, ए टू जी जितने भी उससे रेलिवेंट चीजें हैं। इन्वेंटरी से रिलेटेड जितनी रेलेवेंट चीजें सबको कवर करेगा। लेकिन ओके सर। अनफॉर्चुनेटली हम लोग, वही स्टार्टिंग पे बताया कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे हम लोग, हार्ड एंड फास्ट उसे पूरा नहीं पढ़ सकेंगे, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जैसे आज हम लोगों ने कुछ चीजें की हैं, ये वेरी बेसिक, दिस शुड बी डन इन वेरी बेसिक क्लासेस, तो आप लोगों ने नहीं की, तो ये इस पे हमारा अगर एक लेक्चर पूरे का पूरा निकल गया, तो फिर हम लोग जो बेयर रीडिंग है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, वो नहीं पढ़ सकते ना, ओके सर। ठीक है। उसकी समरी जरूर देख लेंगे ताकि हम लोगों को इतना आ जाए कि है क्या, लेकिन बेयर रीडिंग उसकी नहीं कर सकेंगे। हाँ जी, कोई और ओके। क्वेश्चन? सी यू ऑन फ्राइडे विद क्विज ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, एंड योर असाइनमेंट्स। ओके जी, टेक केयर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।